हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों अब आपको नॉइस प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती थी तो आपको नॉइस प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब आपको नॉइस प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने जगह को चेंज कर दिया है। आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य, तो मराठा साम्राज्य का हम आपको प्रशासनिक ढांचा बताने का प्रयास कर रहे थे। इसके पहले हमने आपको थोड़ा सा प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में बताया था, यानी अष्टप्रधान के बारे में आपको बताने का प्रयास किया था। वो अष्टप्रधान कौन कौन थे, उनके क्या नाम थे और उनकी जिम्मेदारियां कैसे सौंपी गई थी, तो इसके बारे में हमने आपको बताया था। आइए दूसरी, ये जो मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था का दूसरा वीडियो है, इसमें हम आपको भू राजस्व व्यवस्था बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा सैन्य व्यवस्था बताएंगे, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वह समाप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं शिवाजी महाराज का या कहें मराठा साम्राज्य का भू राजस्व व्यवस्था। तो दोस्तों जो शिवाजी महाराज का भू राजस्व व्यवस्था था, यह एक प्रकार से कहें रैयतवाड़ी व्यवस्था था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब कि भूमि का मालिक जो होता था वह पूरी तरीके से किसान होता था, और कहीं कहीं जगहों पर जो है जमींदारी व्यवस्था भी देखने को मिलता है, जमींदारी प्रथा भी देखने को मिलता है। तो आगे हम आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो दोस्तों शिवाजी या मराठा साम्राज्य का भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित था, जो कि मलिक अंबर से प्रभावित था। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मलिक अंबर, वह भी इस व्यवस्था का लागू किया था, तो उसी से प्रभावित होकर के शिवाजी भी अपनी साम्राज्य में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करते हैं। तो मलिक अंबर से प्रभावित था। कर की जो दर थी दोस्तों, यानी भू राजस्व व्यवस्था में जो कर की दर थी वह 2/5 थी। 2/5 का तात्पर्य होता है कि 40% भू राजस्व कर दिया जाता था शिवाजी के समय, जो कि एक प्रकार से कहें कि ज्यादा ही था। तो जो भू राजस्व लिया जाता था वह अनाज और नगद दोनों तरीके से लिया जाता था। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है फैक्ट वाइज, कर की दर जो है दोस्तों लगभग 2/5% थी, यानी 40%। 2/5 यानी कर की दर 2/5 भाग था, यानी 40% था, जो अनाज और नगद दोनों तरीके से लिया जाता था। यानी जो नगद देना चाहता है नगद भी दे सकता है, या जो अनाजों के रूप में देना चाहता है वह अनाज के रूप में भी दे सकता था। तो सामान्यतः दो तरह का कर लिया जाता था दोस्तों। एक हमने आपको इसके पहले कई बार आपको बताने का प्रयास किया है कि सामान्यतः दो तरीके के टैक्स मराठा साम्राज्य के द्वारा लिया जाता था। एक होता था चौथ और एक होता था सरदेशमुखी। चौथ वह कर होता था दोस्तों जो एक प्रकार से सुरक्षात्मक कर होता था, यानी, और सरदेशमुखी पुराने वंशज होने के नाते उनसे सरदेशमुखी लिया जाता था। आय का 1/10वां भाग होता था, और चौथ जो होता था दोस्तों वह आय का 1/4 भाग होता था, यानी 25% कहीं न कहीं चौथ लेते थे। और यही चौथ जो है दोस्तों मराठों के साम्राज्य का पतन का सबसे बड़ा कारण भी आगे बनता है। कैसे आगे बनता है दोस्तों, क्योंकि जब मराठे अपने चरम परिस्थिति में होते हैं तो चौथ वह प्रॉपर रूप से वसूलते हैं, और जो इनके साम्राज्य में स्वेच्छा से आए होते हैं, यानी जो इनके साम्राज्य में स्वेच्छा से जो राज्य आए होते हैं उनसे भी यह चौथ जो है उतना ही वसूलते हैं जिन राज्यों से यह युद्ध करके उन्हें अपने अधीनस्थ करते हैं। तो आगे चल के जब पानीपत का युद्ध होता है तो ऐसी विकट परिस्थितियों में कई जो राज्य होते हैं, रजवाड़े होते हैं, वह मराठों की मदद करने के बजाय उनसे हाथ खड़े कर लेते हैं। कहीं न कहीं एक कारण यह भी बनता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था सामान्यतः दो तरह का कर लगता था, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ एक प्रकार से सुरक्षात्मक कर होता था, सरदेशमुखी पुराने वंशज होने के नाते आय का 1/10वां भाग लगता था। जमीन की न्यूनतम इकाई, जमीन के बारे में थोड़ा सा जान जाइए दोस्तों कि जमीन की जो न्यूनतम इकाई होती थी वह बीघा होती थी। इसे मापने के लिए जरीब या काठी का प्रयोग किया जाता था। जो भूमि की मापन किया जाता था जरीब या काठी का प्रयोग किया जाता था। यानी कभी कभी अगर आप यहाँ से भी अगर प्रश्न पूछ ले तो आप जानते रहिए कि मराठा साम्राज्य में भूमि की जो न्यूनतम इकाई होती थी वह क्या होती थी, बीघा होती थी, जिसे मापने के लिए एक जरीब या काठी का प्रयोग किया जाता था। राज्य कृषकों को, यानी जो मराठा साम्राज्य में जो साम्राज्य के जो भी थे, चाहे वो शिवाजी थे, चाहे संभाजी थे, चाहे ताराबाई थी, या आगे चल के पेशवाओं के द्वारा जो भी साम्राज्य चलाया जाता है, उनके द्वारा जो किसानों को जो बीज दिया जाता था और जो ऋण दिया जाता था, हमने यहाँ पे लिखा है राज्य कृषकों को बीज और मवेशी खरीदने के लिए अगाऊ ऋण देता था। कभी अगर प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाए कि अगाऊ ऋण किसके साम्राज्य में दिया जाता था, तो मराठा साम्राज्य में।
राज्य कृषकों को बीज और मवेशी खरीदने के लिए अगाऊ ऋण देता था। एक जरीब या एक काठी बराबर हो मतलब कितना होता था 5 हाथ प्लस 5 अंगुल। 1 बीघा बराबर 20 काठी होता था और एक चावल बराबर 120 बीघा होता था। यह कुछ इकाइयां हैं, हमने आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। और जान जाइए दोस्तों अन्य अधिकारियों उसका कार्य क्षेत्र क्या था। यानी मराठा साम्राज्य में कुछ भू राजस्व अधिकारी थे, उनके क्या कार्य प्रणाली थी, थोड़ा सा उनको जान जाइए। पटेल के बारे में जान जाइए दोस्तों। पटेल राजस्व अधिकारी था। यानी जो पटेल राजस्व अधिकारी होता था और इसका जो पद होता था दोस्तों वह वंशानुगत होता था। यानी अपने पद को बेच भी सकता था, गिरवी भी रख सकता था। कुलकर्णी क्या होता था दोस्तों? कुलकर्णी भू राजस्व का ब्यौरा तैयार करता था। यानी भू राजस्व व्यवस्था का पूरा ब्यौरा तैयार करता था। कुलकर्णी पटेल राजस्व अधिकारी होता था। और 12 अलूटे प्लस 12 बलूटे का जिक्र, 12 अलूटे प्लस 12 बलूटे का जिक्र जो है मराठा साम्राज्य में ही मिलता है। यह 12 अलूटे और 12 बलूटे होते कौन थे दोस्तों? यह जो है ग्रामीण व्यवस्था की देख रेख करते थे। कौन? 12 अलूटे और 12 बलूटे। अब जानते रहिए सरजामी प्रथा, हमने पहले भी आपको बताया। ये 12 अलूटे प्लस 12 बलूटे हमने यहाँ पर लिखा भी है। ये ग्रामीण सेवक हुआ करते थे, ग्रामीण व्यवस्था की देखरेख करने के लिए, गांव की सेवा करने के लिए 12 अलूटे प्लस 12 बलूटे होते थे। सरजमी प्रथा या कहीं जमींदारी प्रथा का भी कुछ जगहों पर प्रमाण मिलता है। शिवाजी के समय कितने प्रांत थे उस समय? अगर आपसे कभी पूछा जाए तो शिवाजी के समय प्रांतों के बारे में हमने आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दिया है। उत्तरी प्रांत था, दक्षिणी प्रांत था, दक्षिण पूर्वी प्रांत था और दक्षिण पश्चिमी प्रांत था। तो ये था दोस्तों शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हमने आपको हल्का सा हिंट देने का प्रयास किया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लगी? अब आपको नॉइस प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। अब हम आपको क्लास प्रॉपर रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कमियां रह गई हो तो आप जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हमारा फेसबुक पेज है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया नाम से। अगर आपके छोटे भाई बंधु हैं तो आप वहां पे जाइए, पेज को लाइक करिए, जुड़िए हमसे। और यूट्यूब पे हमारा चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।